नमस्कार दोस्तों, मैं पोखरराम अमनिया पुनः आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ, नए बिंदु के साथ, नए अनुवांशिक रोग के साथ मैं हाजिर हूं। और आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो अनुवांशिक रोग है या जो मेंडल की जो विकार है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और हम बात करेंगे फिनाइल कीटोन यूरिया। रोग का नाम है फिनाइल कीटोन यूरिया, शॉर्ट में इसको फिनाइल कीटोन यूरिया को PKU कहा जाता है। तो शॉर्ट में इसको PKU कहा जाएगा, फिनाइल कीटोन यूरिया। हम बात कर रहे थे आनुवंशिक रोगों के बारे में। आनुवंशिक रोगों को हमने दो भागों में बांटा था। कौन कौन से दो रोग है, दो प्रकार कौन से है? मेंडलीय विकार और गुणसूत्रीय विकार। मेंडलीय विकार का मतलब है ये जो रोग है, इन रोगों की जो वंशागति है वो मेंडल के नियमानुसार होती है। और जो गुणसूत्रीय विकार है उसमें गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन आता है। अब दो प्रकार है, उसमें से हमने पहले डिस्कस किया मेंडलीय विकार के बारे में। और जो मेंडलीय विकार है, इस मेंडलीय जो विकार है इसको भी हमने दो भागों में बांटा था, अलिंग और लिंग, या अलिंगी और लिंगीय मेंडलीय विकार। अलिंगी का मतलब है ऐसे रोग जिनके जीन अलिंग गुणसूत्र के ऊपर पाए जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं अलिंगी मेंडेलियन विकार। और ऐसे जीन जो लिंग गुणसूत्र के ऊपर पाए जाते हैं उनको लिंग संलग्न या लिंग मेंडेलियन विकार कहा जाता है। तो हम इन दोनों में से पहले अलिंग जो मेंडेलियन विकार है उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। हमने उसका पहला जो इंपॉर्टेंट रोग है, इंपॉर्टेंट जो विकार है, जो डिजीज है, उसके बारे में बात की, सिकल सेल एनीमिया। नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं फिनाइल कीटोन यूरिया। तो फिनाइल कीटोन यूरिया, इस रोग से संबंधित जीन है वो कौन से गुणसूत्र के ऊपर पाया जाता है? अलिंग गुणसूत्र के ऊपर पाया जाता है। और इसकी वंशागति है वो अप्रभावी प्रकार की होती है, इसलिए यह जो लक्षण है यह ऑटोसोमल रिसेसिव प्रकार का होता है। और यह जो विकार है इसको मेंडेलियन विकार कहा जाता है। अब इसमें जो गुणसूत्र है, वैसे तो अलिंग गुणसूत्र है, लेकिन अलिंग जो गुणसूत्र है वो भी संख्या में कितने होते हैं? 22 जोड़े होते हैं। तो इस तरह से 22 जोड़े जो गुणसूत्र होते हैं, अलिंग गुणसूत्र है, उसमें इस जीन का या यह जीन है वो जिस गुणसूत्र के ऊपर पाया जाता है वह गुणसूत्र कौन सा है? 12वां। जो 12वें नंबर का अलिंग गुणसूत्र है उसके ऊपर इस रोग से संबंधित जीन पाया जाता है। अब देखिए, इस गुणसूत्र के ऊपर जो जीन पाया जाता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जीन होता है और उसका काम रहता है एक विशेष प्रकार के एंजाइम का निर्माण करना। एक उपापचयी एंजाइम है उसका निर्माण करना है, वो इस जीन का काम होता है। और वो एंजाइम जो है उसका नाम है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। एंजाइम का नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको एंजाइम का नाम याद रखना है। छोटा सवाल पूछा जा सकता है एनसीईआरटी इस बोर्ड एग्जाम के लिए, अन्य जो भी एग्जाम होते हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, नीट, बीएससी नर्सिंग, ये छोटे छोटे सवाल वहां पूछे जा सकते हैं। तो पहली बात तो देखो छोटे छोटे सवाल कैसे बनेंगे। फिनाइल कीटोन यूरिया, इससे रिलेटेड जीन कौन से गुणसूत्र के ऊपर पाया जाता है? तो अलिंग गुणसूत्र के ऊपर पाया जाता है। अलिंग गुणसूत्र भी कौन सा? 12वें नंबर का जो गुणसूत्र है उसके ऊपर यह पाया जाता है। वंशागति अप्रभावी प्रकार की है और यह एक तरह का मेंडलीय विकार है। अब यह जो जीन है, यह जीन किस एंजाइम का निर्माण करेगी? तो फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, यह हो गया एंजाइम का नाम। अब ये एंजाइम क्या करेगा? यह एंजाइम है वो एक फिनाइल एलेनिन जो अमीनो अम्ल है इसको किसमें बदलता है? टायरोसिन अमीनो अम्ल के अंदर बदलता है। तो यह जो एंजाइम है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, इस एंजाइम का कार्य क्या है? कौन से अमीनो अम्ल को किसमें बदलेगा? तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, दोनों अमीनो अम्ल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहले का नाम है फिनाइल एलेनिन अमीनो अम्ल, और फिनाइल एलेनिन जो अमीनो अम्ल है इसको किसमें बदला जाएगा? टायरोसिन अमीनो अम्ल के अंदर बदला जाएगा। यदि सामान्य प्रकार का जीन है तो यह कार्य करेगा, लेकिन यह जो रोग है
इसमें होगा क्या, इसमें ये जो 12वें नंबर का जो अलिंग गुणसूत्र है, इसमें जो यह जीन पाया जाता है जो इस एंजाइम का निर्माण करता है, यह जीन विकृत हो जाता है, या हम ये कह सकते हैं इस जीन के अंदर परिवर्तन आ जाता है, इसमें उत्परिवर्तन हो जाता है। जब इसमें परिवर्तन हो जाएगा तो हमें जीन जो प्राप्त होगा वह जीन है वो विकृत प्रकार का होगा। जब जीन विकृत प्रकार का होगा तो विकृत प्रकार का जीन इस एंजाइम का निर्माण नहीं कर पाएगा। इस एंजाइम का निर्माण यदि नहीं होगा तो फिनाइल एलेनिन से टाइरोसिन अमीनो अम्ल का निर्माण नहीं होगा, या ये जो क्रिया है ये क्रिया रुक जाएगी। क्यों रुकेगी? क्योंकि यह एंजाइम उसके अंदर नहीं पाया जाता। जब यह एंजाइम उसमें नहीं पाया जाता है तो टाइरोसिन अमीनो अम्ल का निर्माण नहीं होगा, तो क्या होगा, शरीर के अंदर फिनाइल एलेनिन अमीनो अम्ल की मात्रा बढ़ेगी, और इसके साथ साथ जो फिनाइल एलेनिन है ये फिनाइल एलेनिन पायरुविक अम्ल में बदल जाता है, और इनके कई व्युत्पन्न अन्य जो डेरिवेटिव्स है उनका निर्माण होता है। कहने का मतलब जो चीज बननी चाहिए वो नहीं बनेगी। जब ये टाइरोसिन नहीं बनेगा तो ये बनेंगे फिनाइल एलेनिन पायरुविक अम्ल बनेगा, इसके अन्य व्युत्पन्न बनेंगे। जब हमारे शरीर के अंदर ये पदार्थ बनेंगे जो शरीर के लिए उतने आवश्यक नहीं होते हैं, तो ये मस्तिष्क में क्या होते हैं, इकट्ठा होते जाते हैं। जब ये पदार्थ मस्तिष्क में इकट्ठा होते जाएंगे तो मानसिक अवमंदता उत्पन्न होती है। उस व्यक्ति के अंदर मानसिक रूप से हम कह सकते हैं आईक्यू लेवल है वो डाउन हो जाता है, सोचने समझने की शक्ति डाउन हो जाती है। इसके अलावा उस व्यक्ति के त्वचा का जो रंग है वो भी प्रभावित होता है, और बालों का गिरना, ये सब क्रियाएं इस जीन की वजह से प्रभावित होती है। तो इस तरह से हमने फिनाइल कीटोन्यूरिया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज है, मेंडलीय विकार है, उसके बारे में डिस्कस करने का प्रयास किया। छोटे छोटे सवाल कई तरह के बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो हम ये जितने भी छोटे बड़े सवाल बढ़ते हैं हम हर जगह, जैसे मान लो मैंने ये जहां पर गोला कर रखा है, ये चीजें तो आपको याद होनी ही चाहिए। तो देखिए अलिंग अप्रभावी प्रकार की इसकी वंशागति होती है। अलिंग गुणसूत्र कौन सा है? 12वां जो गुणसूत्र है वो है, ये इसका एंजाइम है। एंजाइम का नाम याद रखना है, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। अब ये क्या करेगा, फिनाइल एलेनिन को किसमें बदलेगा, टाइरोसिन अम्ल में बदलेगा। अब इस तरह से फिनाइल एलेनिन और इसके विभिन्न प्रकार के व्युत्पन्न बनेंगे। अब इनके व्युत्पन्न बनेंगे तो इनका है वो अवशोषण पूरे तरीके से नहीं होगा, इसलिए ये सभी पदार्थ है वो मूत्र के द्वारा बाहर त्यागे जाते हैं। ऐसा जो व्यक्ति होता है, ऐसे व्यक्ति के अंदर जो रोग है उसके दौरान उसमें मानसिक अवमंदता आती है, मतलब वो मानसिक रोगी होता है, उसका आईक्यू लेवल है वो थोड़ा डाउन रह जाता है। थैलेसीमिया रोग, थैलेसीमिया रोग, थैलेसीमिया जो रोग है, इस रोग से संबंधित जीन है वो अलिंग गुणसूत्र के ऊपर पाए जाते हैं, ऑटोसोम के ऊपर पाए जाते हैं। इनकी वंशागति है वो अप्रभावी प्रकार की होती है, इसलिए हम इसको अलिंग अप्रभावी मेंडलीय विकार कहते हैं। अब देखो यह एक ऐसा रोग है, इसके अंदर जो रुधिर में पाया जाने वाला जो आरबीसी है, आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसमें जो प्रोटीनीय श्रृंखलाएं होती है, अल्फा और बीटा श्रृंखला, इनका निर्माण नहीं होता है या इनके संश्लेषण में कमी आती है। आरबीसी रुधिर की बात करते हैं, रुधिर के अंदर आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स पाई जाती है, और आरबीसी की बात करते हैं तो आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है उस हीमोग्लोबिन के अंदर या हीमोग्लोबिन के दो पार्ट होते हैं, एक उसमें अप्रोटीनीय भाग, दूसरा होता है प्रोटीनीय भाग। मतलब वह भाग जिसमें प्रोटीन पाया जाता है, वह भाग जिसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। जिसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है उसे अप्रोटीनीय भाग कहते हैं, और जो अप्रोटीनीय भाग होता है वह होता है हीम, उसको क्या कहते हैं, हीम। और इस हीम के अंदर पाया जाता है आयरन, या हीम है वो आयरन को ही कहते हैं। नेक्स्ट जो है दूसरा पार्ट है इसमें प्रोटीनीय भाग, जिसमें प्रोटीन पार्ट कहेंगे या प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीनीय पदार्थ पाए जाते हैं। तो प्रोटीनीय पदार्थ के रूप में इसमें प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम कहते हैं ग्लोबिन।
प्रोटीन का नाम क्या है? ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, ये हीम और ये ग्लोबिन। तो जो प्रोटीन ये पार्ट होता है इसमें ग्लोबिन की 2 श्रृंखलाएं पाई जाती है। कितनी श्रृंखलाएं पाई जाती है? 2 श्रृंखलाएं पाई जाती है। इन श्रृंखलाओं को अल्फा और बीटा, अल्फा ग्लोबिन और बीटा ग्लोबिन, 2 प्रकार की श्रृंखलाएं इसमें पाई जाती है। अब देखिए यह जो थैलेसीमिया है इसमें क्या होगा, हीमोग्लोबिन की जो श्रृंखलाएं हैं, जो अल्फा बीटा श्रृंखलाएं हैं, इनका निर्माण नहीं होता है। इनके संश्लेषण में क्या होती है? कमी आती है। श्रृंखलाएं 2 प्रकार की होती है, अल्फा ग्लोबिन और बीटा ग्लोबिन। यदि अल्फा ग्लोबिन की कमी हो जाती है तो इसे अल्फा थैलेसीमिया कहा जाता है, और यदि बीटा ग्लोबिन की श्रृंखला का संश्लेषण नहीं होता है तो इसे बीटा थैलेसीमिया कहा जाता है। इस तरह से थैलेसीमिया 2 प्रकार का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्लोबिन प्रोटीन भी 2 प्रकार की होती है। यदि अल्फा ग्लोबिन प्रोटीन का निर्माण नहीं हो रहा है तो इसको हम अल्फा थैलेसीमिया कहेंगे, और यदि बीटा ग्लोबिन श्रृंखला का निर्माण नहीं हो रहा है तो इसे बीटा थैलेसीमिया कहा जाता है। अब ये जो दोनों प्रकार के थैलेसीमिया है इसमें ग्लोबिन श्रृंखला का निर्माण नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं होगा, हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं होगा तो आरबीसी का निर्माण नहीं होगा, और इस वजह से दोनों प्रकार के रोग के अंदर उस व्यक्ति में रुधिर की कमी पाई जाती है। रुधिर की कमी का मतलब रक्त अल्पता या एनीमिया रोग पाया जाता है, इसलिए इनमें बार बार रुधिर की जरूरत रहती है। अब देखिए जो अल्फा थैलेसीमिया है इससे रिलेटेड जो जीन है वो पाए जाते हैं 16वें गुणसूत्र के ऊपर। 16वां जो अलिंग गुणसूत्र है उसके ऊपर इसके जीन पाए जाते हैं, और जो बीटा ग्लोबिन श्रृंखला है या जो बीटा थैलेसीमिया है इससे रिलेटेड जो जीन है या इस श्रृंखला के निर्माण से संबंधित जीन है वो 11वें गुणसूत्र के ऊपर पाए जाते हैं। अब इसमें जो अल्फा थैलेसीमिया के लिए जिम्मेदार जो जीन है उनको HbA1 HbA2 कहा जाता है, जबकि जो बीटा थैलेसीमिया है इसके लिए जो जीन है इसको HbB कहा जाता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि इस रोग में हीमोग्लोबिन प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता, या हीमोग्लोबिन जिसकी जितनी जरूरत होती है उतनी मात्रा में इसका संश्लेषण नहीं होता, इसलिए हम इसको मात्रात्मक विकार कहते हैं। मतलब इसकी जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए जबकि कम होती है, इसलिए इसको क्वांटिटिव डिसऑर्डर कहा जाता है। हमने सिकल सेल एनीमिया में बात की थी, निर्माण तो होता है लेकिन श्रृंखला विकृत रूप से बन जाती है, तो वो क्वालिटी वाला विकार है, उसको गुणात्मक विकार कहा जाता है। मतलब उसमें जैसी क्वालिटी होनी चाहिए वैसी क्वालिटी नहीं बनती है तो उसको गुणात्मक विकार कहा जाएगा। जबकि यहाँ पर बनेगी तो क्वालिटी वही बनेगी लेकिन बनती ही नहीं है, मतलब उसकी मात्रा कम बनती है, इसलिए इसको मात्रात्मक विकार कहा जाता है। दोनों प्रकार के थैलेसीमिया के अंदर रोगी के अंदर रुधिर की कमी रहती है, इसलिए उस व्यक्ति को बार बार रुधिर की आवश्यकता पड़ती है, आवश्यकता रहती है। तो इस तरह से हमने जो अलिंग मेंडेलियन जो विकार है उसमें 3 इंपॉर्टेंट रोग पढ़े हैं। कौन कौन से? सबसे पहले सिकल सेल एनीमिया, उसके बाद हमने बात की फिनाइल कीटोन्यूरिया, और उसके बाद में नंबर 3 हमने बात की है थैलेसीमिया। तो अभी एनसीईआरटी जो बायो है उसके अंदर जो मेंडेलियन विकार है, ये जो अलिंग जो मेंडेलियन विकार है उसमें ये 3 इंपॉर्टेंट रोग है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, बोर्ड एग्जाम के लिए तो है ही है, इसके अलावा जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उन एग्जाम में सवाल यहां से बनते हैं। एक हम बायो की बात करते हैं, एक सिंपल जानकारी जहां होती है वहां से कम प्रश्न बनने की संभावना होती है। यदि हम मैनुअल वाले पार्ट की बारे बात करते हैं, जेनेटिक्स की बात करते हैं, तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें क्वेश्चन है वो यहां से बनने की संभावना अधिक रहती है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको आप अंडरलाइन करके रखें। जैसे 2 प्रकार का थैलेसीमिया हो गया, एक अल्फा थैलेसीमिया, दूसरा है वो बीटा थैलेसीमिया। अल्फा क्यों होगा, बीटा क्यों होगा, अल्फा क्यों कहेंगे, बीटा क्यों कहेंगे, स्थिति आपके सामने क्लियर है। तो इस तरह से आपको याद करना है और समझना है। अब यदि हम और आगे वाले रोगों के बारे में बात करें तो वो होंगे कौन से? ऐसे मेंडेलियन विकार
जिसमें उस रोग से संबंधित जीन है वो लिंग गुणसूत्र के ऊपर पाई जाती है, जिसको लिंग संलग्न रोग कहेंगे। उसमें हमारे दो रोग इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हीमोफीलिया और वर्णांधता। हीमोफीलिया जिसको शाही रोग कहा जाता है, और दूसरा है वर्णांधता, जिसमें व्यक्ति है वो लाल और हरे रंग के बीच में विभेद नहीं कर पाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।